डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी धनंजय लोखंडे को कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंपा। सीबीआई लोखंडे को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाएगी। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप के भूधसान प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। झरिया मास्टर प्लान पर पुनर्वास और सुविधाओं पर दिया जोर। प्रभावित परिवारों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। बिहार के बांका में रिश्तों का कत्ल, बहू ने सास का गला रेतकर की हत्या। पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। स्टेट लाइव में सबसे पहले आज रुख करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों का। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने मुख्य आरोपी धनंजय लोखंडे को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के राहुरी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद लोखंडे को अहिल्यानगर जिला अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। अब एजेंसी उससे पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाएगी। सीबीआई ने लोखंडे से करीब 7 घंटे तक गहन पूछताछ की, जिसके बाद देर रात कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड मांगी गई। जांच में लोखंडे का नाम नासिक से गिरफ्तार आरोपी खैरनार से पूछताछ के दौरान सामने आया था। इसी इनपुट पर सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई कर उसे हिरासत में लिया। एजेंसियों को शक है कि लोखंडे पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी है। उससे पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई की जांच लगातार नए आरोपियों तक पहुंच रही है और रैकेट की परतें खुलती जा रही हैं। अगली खबर, कल्याण लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर आज महानगर पालिका मुख्यालय में बैठक की। बैठक में शहर के विकासात्मक परियोजनाओं को पूर्ण करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के उपरांत सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर वे 16 मई से राज्यव्यापी दौर करने वाले हैं। दौरे में पार्टी संगठन की मजबूती और एसआईआर को लेकर समीक्षा की जाएगी। कॉर्पोरेशन में माननीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय के निगरानी में एक बैठक हुई, जिसमें हमारे उप महापौर भी हाजिर थे और उसी के साथ में हमारे एमएलए राजेश जी मोरे, हमारे सभी नगर सेवक उपस्थित थे। बीजेपी पार्टी के नगर सेवक और एमएनएस के नगर सेवक सभी उपस्थित थे। सभी के वार्डों पर चर्चा हुई, किस प्रकार से जो है इस बारिश के पहले काम होना चाहिए और उसी के साथ में एमएमआरडी के जो काम इस क्षेत्र में शुरू है उसके ऊपर रिव्यू लिया गया। वो काम जल्द से जल्द कैसे हो इसके लिए फॉलोअप किया गया। उसी के साथ में बीएसयूपी के घर। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट 2026 की परीक्षा पेपर लीक मामले के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा रद्द कर दिया गया एग्जाम अब जल्द ही नई परीक्षा तारीख के साथ दोबारा होगा। जल्द ही इस परीक्षा के दोबारा आयोजन की तारीखें और एडमिट कार्ड का स्केड्यूल आधिकारिक चैनलों पर जारी किया जाएगा। तो वहीं इस घोषणा के बाद से दोबारा परीक्षा देने को लेकर छात्रों में काफी प्रेशर बढ़ गया है, जिसके कारण उनके अभिभावक भी परेशान और डरे हुए हैं। इसी कड़ी में रांची की रहने वाली एक नीट छात्रा और उनके अभिभावक से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एनटीए के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कई मांगे भी की। 2026 की परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी की जो लगातार खबरें आई, इसके बाद अब नीट यूजी 2026 को ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। नाम उनका है करिश्मा। आइए जानते हैं, करिश्मा, आपने नीट में शामिल होकर एग्जाम दिया, अब रद्द कर दिया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोबारा से उसी चीज़ के लिए। इतने ज़्यादा प्रेशर में हम एग्ज़ाम देते हैं और दोबारा उसी चीज़ को फेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इनकी माँ से जानना चाहेंगे कि वो क्या कहती है, अभिभावकों से जानेंगे किस तरीके का प्रेशर है पड़ता है। आपकी बेटी ने इस बार एग्जाम दिया है, क्या कहेंगी आप? रद्द कर दिया गया एग्जाम और फिर एग्जाम के लिए घोषणा की। बहुत खराब हुआ है।
बच्चा लोग इतना टेंशन में रहता है पढ़ाई लिखाई लेकर के। 1 साल के बाद तो एग्जाम आता है। अब बच्चे लोग इतना मेहनत करते हैं, पार्टी फंक्शन अपना तबीयत तक को नहीं देखते हैं और दिन रात पढ़ाई करते हैं। उसके बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम के 2 घंटा भी खुशी नहीं मनाते हैं और तुरंत पता चलता है कि पेपर लीक कर गया। दोबारा से वो पढ़ पा रही थी, वो इस बार नहीं पढ़ पा रही हैं। कहीं ना कहीं डर है, प्रेशर है, किस तरीके का क्वेश्चन होगा। एक सवाल हम करेंगे आज जो नीट छात्रा है उनके पिता से। तो यहाँ करिश्मा जो नीट की छात्रा है, उनके पिता है, उनसे जानेंगे किस तरीके का दबाव है बच्चे पर। आपकी बेटी ने एग्जाम दिया है और उसे रद्द कर दिया गया। देखिए, साल भर सालों सालों साल का मेहनत के बाद बच्चा एग्जाम लिखता है। साल में एक बार होने वाला एग्जाम है, उसके बाद एग्जाम खत्म भी नहीं होता है, फिर पता चल जाता है कि ये चीटिंग हो गया। बात ये होगी कि कैसे इस तरीके की गड़बड़ी बार बार ना हो, कैसे इस तरीके की चुनौतियां बार बार ना सामने आए, इस पर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए की तरफ से क्या निर्णय आता है और तारीखों की घोषणा पर क्या फैसले आते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। अगली खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा कर भूत धसान और गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। उनके साथ जिला उपायुक्त आदित्य रंजन, झरिया विधायक रागिनी सिंह और बीसीसीएल अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने झारखंड सरकार के सहयोग पर जोर देते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने की अपील की। उन्होंने झरिया मास्टर प्लान 2.0 के तहत रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं का सुव्यवस्था हो, इस पर जोर दिया। वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी की संसाधन बचत अपील का समर्थन करते हुए विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने टाउनशिप में सुधारों का जिक्र किया, निःशुल्क बस सेवा बहाल करने की मांग की और मंत्री के योगदान की सराहना भी की। झारखंड में भ्रष्टाचार मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा द्वारा लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को निशाने पर लेते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एक बार फिर जोरदार हमला बोलते हुए पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ के बहुचर्चित टेंडर घोटाले के मुख्य अभियुक्त पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा पटाखे फोड़ना, नाच गाना करना और उत्सव मनाना झारखंड की राजनीति के नैतिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रतुल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और झामुमो गठबंधन की सरकार ने शायद नया नारा बना लिया है, जहां घोटाला वहां शर्म नहीं बल्कि जश्न मनेगा। प्रतुल ने कहा कि आज झारखंड की स्थिति ये है कि गांव में पेयजल योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोग बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे हैं। कई जल मीनार शोपीस बन चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत इतनी बदतर है कि जिला अस्पतालों में डॉक्टर, दवा और उपकरणों का भारी अभाव है। मरीज रेफर होकर दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगार युवा निराश है, लेकिन कांग्रेस और झामुमो के नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा प्रतुल शाहदेव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो 3000 करोड़ के टेंडर घोटाले को उपलब्धि मानते हैं। क्या उनके युग में कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति है कि जनता के पैसे की लूट पर जश्न मनाया जाए। प्रतुल शाहदेव ने और आगे कहा कि झारखंड की जनता सब देख रही है। नौकरियों का वादा किया था, इस साल 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। 10 लाख की बात छोड़िए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1.5 वर्षों में सिर्फ 14,000 लोगों को नौकरियां मिली। युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में महिलाएं पलायन कर रही है और कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। ये हालत करती, काश इन्होंने यही जो है। बोकारो पुलिस ने बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित सीसीएल क्वार्टर में चोरी छिपे संचालित अवैध मिनी हथियार फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ पटना और गुप्तचर विभाग से मिली सटीक सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात छापेमारी की। बताया जा रहा है कि राजकुमार सिंह उर्फ बंटी सिंह के घर में अवैध हथियार बनाने का कारोबार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देशन पर गठित विशेष टीम ने क्वार्टर को चारों ओर से घेर कर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कमरे के भीतर हथियार बनाने की मशीनरी लगी हुई थी। पुलिस ने मौके से अर्धनिर्मित पिस्टल, हथियार बनाने के उपकरण और 7.6 mm की जिंदा गोली बरामद की।
कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस पूरे नेटवर्क का मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह उर्फ बंटी सिंह मौके से फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यहां तैयार किए जाने वाले हथियार विभिन्न अपराधियों तक सप्लाई किए जाते थे और इसका नेटवर्क कई जिलों तक फैला हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। इस कार्रवाई के बाद बेरमो, फुसरो और आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द पूरे गिरोह का खुलासा करने का दावा कर रही है। झारखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब धनबाद लोकसभा सांसद डुल्लू महतो ने फुसरो में बड़ा बयान दिया। मंत्री माधवलाल सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम से लौटने के दौरान फुसरो में उन्होंने सुभाषनगर में उजागर हुई अवैध मिनी गन फैक्ट्री मामले पर प्रशासन को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। सांसद ने कहा कि प्रशासन ने नाक के नीचे अवैध हथियारों का कारोबार फल फूल रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी मिली है कि विधायक उनके घर के बगल में एक बंदूक फैक्ट्री चल रहा था, राइफल बनाने वाला, बंदूक बनाने वाला, पिस्टल बनाने वाला, और उनको भी पता नहीं है, बगल में थाना भी है, थाना को भी पता नहीं है। तो भाग इस बात का है कि वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड को बदनाम कर रहा है, झारखंड को सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। इसकी जांच मैं जरूर, इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा स्थित पुराने विधानसभा सभागार में मंगलवार देर शाम अधिवक्ता सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अंबुजनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में न्यायिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग और अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे उत्कृष्ट अधिवक्ताओं को माला पहनाकर और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य न्यायिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले अधिवक्ताओं का उत्साहवर्धन करना और उनके योगदान को सम्मान देना था। समारोह में अधिवक्ताओं ने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और समाज में विधि व्यवस्था की भूमिका पर भी अपने विचार साझा किए। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वक्ताओं ने न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज और न्यायपालिका के बीच अहम कड़ी होते हैं और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का माहौल गरिमामय और उत्साहपूर्ण रहा। रांची में बस चालक से रंगदारी मांगने और फायरिंग कर खौफ पैदा करने के एक मामले में पुलिस की तत्परता का सकारात्मक परिणाम सामने आया है, जिसके तहत 4 आरोपियों को घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक डीएसपी प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को हथियार के साथ दबोच लिया गया, जबकि फरार अन्य आरोपियों को भी बाद में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। ये घटना अरगोड़ा चौक के पास घटित हुई। इस क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार रांची से नालंदा जा रही जीवन ज्योति नाम की बस नो एंट्री के कारण अरगोड़ा चौक से पहले रुक गई थी। इसी दौरान 3 आरोपी बस के पास पहुंचे और इनमें से 2 आरोपी बस में चढ़ गए और चालक की कनपट्टी पर हथियार रखकर रंगदारी मांगने लगे, जिसका चालक ने विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। हालांकि ड्राइवर बाल बाल बच गया। ये सूचना मिलने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर एसपी नगर पारस राणा के मार्गदर्शन में हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने लगातार छापेमारी करते हुए फरार 2 आरोपियों और हथियार उपलब्ध कराने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। कल रात को जैसा कि आप जानते हैं कि बसेस की नो एंट्री रहती है 10 बजे तक, तो अरगोड़ा चौक से थोड़ा सा पीछे एक जो बस थी जीवन ज्योति नामक जो स्लीपर बस है जो रांची से पटना चलती है, वो अरगोड़ा चौक से थोड़ा सा पहले खड़ी थी और वो वेट कर रहा था कि 10 बजे नो एंट्री खुलेगी और फिर उसके बाद मैं बस को आगे बढ़ाऊंगा। जब वो बस को वहाँ खड़ी करके वेट कर रहा था तो 3 अपराधी अचानक से बस के अंदर चढ़े, पैसेंजर के रूप में वो बस के अंदर चढ़े और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से ड्राइवर को डराने धमकाने में लोग लग गए और ड्राइवर के विरोध करने पर एक देसी पिस्टल उन्होंने निकाल लिया
खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां गंगा पार के एक गांव में नाबालिग बच्चों की जबरन शादी कराने के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ग्रामीणों द्वारा नाबालिग लड़के का आधा सिर मुंडवाकर जबरन शादी कराते हुए देखा गया था। मामला सामने आते ही कटिहार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएसपी रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएसपी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि कुर्सेला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग बच्चों को बरामद कर थाना लाया है। मामले में 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि बाल विवाह और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुर्सेला थाना के गोबराही दियारा में सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़का और एक नाबालिग लड़की को जबरन शादी करा दिया और बाल मुड़वा दिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सही बात है, नाबालिग लड़की के पिता एवं भाई आना आदमी मिलकर जो है कि शादी करवा दिया एवं लड़का को बाल मुंडन करवा दिया है। इस संबंध में जो है कुर्सेला थाना कांड संख्या 188-26 अंकित किया गया है और मुख्य अभियुक्त जो है तो गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक बहू ने अपनी ही सास की दिन दहाड़े धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत, मातम और आक्रोश का माहौल है। मृतका की पहचान सलेमपुर गांव निवासी सुलोचना देवी 70 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला घर में सो रही थी। इसी दौरान उसकी बहू बिंदु देवी ने अचानक धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, एसडीपीओ अमर विश्वास एवं एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वारदात के बाद ग्रामीणों ने आरोपी बहू को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतका का बेटा दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। पत्नी, अरे हम तो बोला कि ऐना में खून है, देखे भाई खून जरीदा हुकुकी था। हाँ। देखते हैं जगह गला काट रहा है। बताता है तो बताया नहीं आएगा, तो लोग ने कहने लगेगा घर से बोलेगा नहीं करना। भागलपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 59 मोबाइल फोन उनके धारकों को सौंपे गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया मोबाइल दोबारा मिल पाएगा, लेकिन पुलिस की पहल से उनका भरोसा मजबूत हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर सेल और तकनीकी टीम की मदद से विभिन्न स्थानों से मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। इसके बाद आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया। पुलिस ने आम लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत थाना या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। ऑपरेशन मुस्कान के जरिए भागलपुर पुलिस लगातार लोगों के खोए मोबाइल बरामद कर उन्हें वापस सौंप रही है, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। बताना चाहते हैं कि बिहार पुलिस के द्वारा काफ़ी पहले से एक मुहिम जो है ऑपरेशन मुस्कान के नाम से संचालित है, जिसके तहत जो भी मोबाइल आम पब्लिक के जो गुम रहते हैं या तो कोई उनसे चोरी हो जाता है या तो कहीं गिर जाता है, तो इस प्रकार के जो भी मोबाइल का जो हमारे पास सनहा मिलता है या उनका FIR होता है या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है,
तो उसके आलोक में हम लोगों की एक टीम है ऑपरेशन मुस्कान के लिए, जो लगातार जो है जो गुमशुदा मोबाइल है, जो हमारा CEIR पोर्टल भी है, इसके माध्यम से हम लोग जो भी मोबाइल गुम रहते हैं। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों का। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से नगर पंचायत गुंडरदेही में अटल परिसर और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने गुंडरदेही में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व और कृतित्व देश के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। साव ने आगे कहा कि अटल जी की स्मृतियों को संजोने वाला ये परिसर आने वाली पीढ़ियों में देश सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करेगा। अगली खबर, रायपुर में घर घर कचरा संग्रहण करने वाली राम की कंपनी के वाहन चालक और कर्मचारियों ने फिर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी पुरानी मांगे और मासिक भुगतान बढ़ाने का आश्वासन अब तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले भी कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर गए थे, तब कंपनी ने 1 माह में मांगे पूरी करने का भरोसा दिया था। राम की कंपनी के सफाई वाहन चालक और कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2024 में एक गाड़ी वाली टीम के साथ मारपीट की घटना भी हुई थी। अब दोबारा हड़ताल शुरू होने से शहर की कचरा संग्रहण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। मेडिकल कॉलेज विदिशा में नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विदिशा की राजपूत कॉलोनी निवासी विक्रम राजपूत अपनी पत्नी अनुराधा राजपूत को प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर शरद खुशवा की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। प्रसव के बाद डॉक्टरों ने जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया था, लेकिन अगले दिन नवजात बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि 9 दिनों के उपचार के दौरान बच्ची को 12 यूनिट रक्त चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर के साथ थप्पड़ मारकर विरोध जताया। इसके बाद नाराज डॉक्टर बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे और पीड़ित परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं परिवार का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा इलाज और व्यवहार दोनों में लापरवाही बरती गई तथा उन्हें धमकियां भी दी गई थी। दूसरी ओर बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर शरद खुशवा ने कहा कि जब नवजात को अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत बेहद गंभीर थी। बच्ची को झटके आ रहे थे और ब्रेन हैमरेज का खतरा बना हुआ था। डॉक्टर के अनुसार बच्ची के जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी। बावजूद इसके लगातार प्रयास कर उसे 8 से 9 दिन तक जीवित रखा गया। उन्होंने कहा कि उपचार कर ही प्रक्रिया परिजनों को बताई गई थी, लेकिन बच्ची की मौत के बाद कुछ रिश्तेदारों ने आक्रोश में आकर मारपीट की। फिलहाल दोनों पक्षों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वो क्या है कि हॉस्पिटल में अपन ने भर्ती करा, सरस कुशवाहा ने वो ऑपरेशन करा है, उनके घर इलाज भी चल रहा था, 3-4 महीने से हो रहा था उनका इलाज है। उनकी टीम वो बनवाई थी, मतलब वो सोनोग्राफी टीम, उनने सोनोग्राफी भी करी। सोनोग्राफी करने के बाद में उनने वो तारीख दे दी कि फलानी तारीख को अपन ऑपरेशन करेंगे। हमने कहा ठीक है। आज से करीब 10-11 दिन पहले मेरी परिवार की बहू थी, उसके डिलीवरी होना थी, तो उसको हमने मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। और हाँ, डॉक्टर सरस कुशवाहा जी के उसमें उनसे ही चेकअप करवाए थे, उन्हीं से जांच चल रही थी। उन्होंने कहा मेडिकल में भर्ती कर दो। डिलीवरी हुई, बच्ची हुई और हम सब लोग वही हॉस्पिटल में एक साथ थे। ये परसों की घटना है जिसमें डॉक्टर्स और एक परिवार है, राजपूत कॉलोनी के निवासी हैं, उनको लेकर आपस में कुछ विवाद हो गया था, जिसको लेकर सभी डॉक्टर्स आज उसी संबंध में मिलने आए थे। इसके अलावा जो वहाँ पे चौकी स्थापित होनी है मेडिकल कॉलेज में, कुछ सुरक्षा संबंधी विषयों को लेकर उपस्थित हुई। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।